अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं 18th अमेंडमेंट की, जो कि नेशनल असेंबली ने पास की थी 8 अप्रैल 2010 में। सेनेट ने इसको अप्रूव किया था 15 अप्रैल 2010 में, और प्रेसिडेंट ने इसको असेंट दी थी 19 अप्रैल 2010 में। इस अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको उसमें 102 टोटल आर्टिकल्स अमेंड किए थे, जो कि बनते हैं 1/3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इतनी लैंडमार्क जो अमेंडमेंट थी, जिसने इतना कॉन्स्टिट्यूशन को टोटली अमेंड कर दिया था। और इसकी सबसे बड़ी जो की इसका फ़ीचर था ना, वो ये था कि इसने प्रोविंसेस को ज़्यादा मजबूत किया था, उनको ज़्यादा पावर इन्वेस्ट की थी फेडरल से लेके। इससे पहले जी कायदे आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स जो पेश किए थे उसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की थी। मुजीबुर रहमान ने 6 पॉइंट्स जो अपने पेश किए थे उसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की भी बात की थी, और लाहौर रेजोल्यूशन में भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात हुई थी। मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस शुरू से ही प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को दिया जा रहा है। तो इसकी इसकी ना हमें हिस्ट्री में भी कई हमें मिलती हैं। जैसे अब अभी हमारा जब पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस हासिल नहीं की थी और ब्रिटिश का राज था, तो तब भी हिंदुस्तान जो था ना, वो कहता था कि ना हमारे ना प्रोविंसेस को ऑटोनमी मिलनी चाहिए। क्योंकि जो ब्रिटिश जो है ना, वो जो लॉ लेके आते थे, जो मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन जब पेश करते थे ना, उधर के जो वॉइसरे जो थे, वो हिंदुस्तान तब वो ये कहते थे कि ये हमारे हक़ में नहीं है, ये अल्टीमेटली ना इनके ब्रिटिश के हक़ में ही है। तो इसलिए ना वो ये चाहते थे कि ना तब हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिले, ताकि हम अपनी जो लोग हैं ना वो अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें और उसको एंजॉय कर सकें। फिर जी जो पाकिस्तान है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसने शुरू से अडॉप्ट की है। तो वो इसलिए इसने अडॉप्ट की है क्योंकि ये इसमें जो इसमें ना डिफरेंट प्रोविंसेस हैं। जैसे हमें पता है कि पाकिस्तान के जो है ना वो 4 सूबे हैं, एक सिंध, केपी की, पंजाब एंड बलोचिस्तान। तो इन चारों सूबों के जो लोग हैं ना वो डिफरेंट हैं, इनका कल्चर डिफरेंट है, इनकी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, इनके ट्रेडिशंस डिफरेंट हैं। तो ये जो सारे सूबे हैं ना, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तहत रह सकते हैं। क्योंकि बेशक इनके कल्चर और ट्रेडिशन, लैंग्वेज वगैरह डिफरेंट है, लेकिन इन सब का जो चारों सूबों का नज़रिया है ना वो एक है। और वो क्या है, वो आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। और आइडियोलॉजी किस पे बेस्ड है कि इस्लाम पे बेस्ड है। इस्लाम जो हमारा पाकिस्तान इसी नाम पे बना ना, कि हमारी जो आइडियोलॉजी है, जो इस्लाम है, उसके तहत हमारे लोग जो हैं वो अपने ज़िंदगी गुजार सकें और उसको प्रैक्टिस कर सकें। तो बेशक ये सिंध, केपी की और पंजाब और बलूचिस्तान की डिफरेंट लैंग्वेज है, लेकिन इन सब का नज़रिया तो एक है ना। तो इसलिए ना इन सब ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन सब को कंट्रोल करने के लिए मतलब बेहतर है। अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, तो उसमें ये होता है कि ना उसमें ये डिफरेंट जो सूबे हैं, डिफरेंट लोग हैं ना, वो नहीं चल सकेंगे। क्योंकि वो हर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पूरे मुल्क में से ना पूरे मुल्क में से वोटिंग होती है। तो वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है ना डिफरेंट, वो कहते हैं कि फिर हम पीछे रह जाएंगे, क्योंकि हमारे सूबे हमें पार्टिकुलरली वोट नहीं कर सकेंगे, पूरे पाकिस्तान में से वोट आएंगे इस तरह करके। तो इसलिए इसलिए भी ना ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज़ किया गया था, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपने 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 सूबों में से अपने अपने जो ट्रेडिशंस हैं उसकी उसकी बेस पे, या अपने लोगों को की प्रॉब्लम्स को सॉल्व बेहतर तरीके से करने के लिए ना वो आगे आ सकें और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चला सकें। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की अगर हम बात करें 1971 से पहले की, जब बांग्लादेश आज़ाद नहीं हुआ था, इससे पहले 1971 में आज़ाद हुआ था ना, तो इससे पहले जो मुजीबुर रहमान है वो भी यही कहता था कि हमारे जो ईस्ट पाकिस्तान है ना, उसको यानी कि बांग्लादेश को ना वो निगलेक्ट किया जाता है, उसे पूरी पावर नहीं दी जाती। ज़्यादा जो पावर है ना वो वेस्ट पाकिस्तान में दी जाती है। ज़्यादा जो सीट्स हैं वो भी वेस्ट पाकिस्तान को दी जाती है, रिसोर्सेज वेस्ट पाकिस्तान में दिए जाते हैं। जो हायर जो है वो सीट्स पे ना वो वेस्ट पाकिस्तान के लोग अपॉइंट होते हैं। तो ये काफ़ी इनका इख्तलाफ रहा था इस चीज़ पे ना, कि हमारी जो डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं, लेकिन हमें पावर कम दी जाती है। तो मतलब तब ही प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का तब ही जिक्र होता था। मतलब ये शुरू से ही प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे स्ट्रेस दिया जा रहा है पाकिस्तान की, अगर हम हिस्ट्री देखें तो।
थोड़ी सी हम इस अमेंडमेंट की हिस्ट्री की बात करें तो हमें पता लगता है कि 1973 में जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था, जो हमारा अभी करंट कॉन्स्टिट्यूशन भी है, उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई थी। इससे पहले दो कॉन्स्टिट्यूशन आए थे, एक 1956 में आया था और एक 1962 में आया था। तो ये जो 1956 का था, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो था, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुई थी। मतलब ये पूरी तरह ना डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा था। और जो 1962 वाला कॉन्स्टिट्यूशन था, ये अयूब खान ने प्रेजेंट किया था और इसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में उसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया था। फिर दोबारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज किया गया 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पेश किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 14 अगस्त 1973 में। इसके बाद जी फिर दोबारा से मार्शल लॉ लगा, ज़ियाउल हक ने लगाया और इसने फिर अपने मार्शल लॉ में 88th अमेंडमेंट दी, जो 1985 में दी इसने। और इस अमेंडमेंट के तहत इसने दोबारा से ना जो प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी ना, उसको दोबारा से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज कर दिया। क्योंकि जो ज़ियाउल हक था वो लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था, तो वो जो मतलब एक सदर था, तो उसने वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं चल सकता था। तो इसलिए उसने अपनी पावर्स को इन्हेंस करने के लिए, अपनी सदारत को इन्हेंस करने के लिए ना 8 अमेंडमेंट दी, जिसमें उसने अपनी जो सदर की जो पावर्स हैं उसको इन्हेंस किया। इसके बाद पीएमएल की हुकूमत आई 1997 में, तो इसने 13वीं तरमीम पेश की, जिसके तहत इसने दोबारा से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ आया, उसने मार्शल लॉ लगाया और उसने फिर 17वीं तरमीम पेश की 2003 में, जिसके तहत इसने दोबारा से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में में तब्दील कर दी। क्योंकि ये भी सदर था, तो ये भी चाहता था कि अपनी जो पावर्स है उसको सिक्योर करे और इनको इन्हेंस कर सके, तो इसलिए इसने दोबारा से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मुतारिफ़ करवा दिया। जी फाइनली 2010 में आसिफ अली जरदारी ने ये 18th अमेंडमेंट पास की, जिसमें जो एक लैंडमार्क अमेंडमेंट कहा जाता है और जिसमें दोबारा से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 1973 का, उसमें दोबारा इसको चेंज किया गया। और प्रेसिडेंट से जो भी पावर्स ज़ियाउल हक ने उसे दी थी 8th अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट को, वो सारी उससे वापस ले ली गई और उसे वज़ीर आज़म जो पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है मुल्क का, उसको दे दी गई। तो ये था थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री अमेंडमेंट की, कैसे इसमें पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, दोबारा से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई। तो इस तरह ये सदारतें ना चेंज होती रही और पावर्स अपने अपने मुताबिक, जो हमारे आर्मी चीफ थे, जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते रहे। बात करें इसके फ़ीचर्स की, 8th अमेंडमेंट में जो मेन फ़ीचर्स हुए थे, जो मेन चेंजेस अमेंडमेंट्स आई थी, वो कौन कौन सी थी। सबसे पहले जी कि ज़ियाउल हक, जनरल ज़ियाउल हक का नाम उसने अपना ऐड किया था 8th अमेंडमेंट में, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। तो इसके नाम को कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव किया गया था, कि ये कहा गया था कि एक डिक्टेटर का नाम कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आता, तो इसलिए इसके नाम को रिमूव कर दिया गया था। फिर जी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए जुडिशल कमीशन का मुतारिफ़ करवाया गया, जिसमें जो है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा वो इस कमीशन का जो है वो चेयरमैन होगा, और कुछ और मेंबर्स होंगे, जिसमें सीनियर मोस्ट जजेस आ जाते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान आ जाता है। इस तरह कुछ और मेंबर्स मिलके ना ये कमीशन बनाएंगे और जजेस को अपॉइंट करेंगे। फिर जी नेक्स्ट देखें तो इसमें पार्लियामेंट के रोल को इन्हेंस किया गया, वज़ीर आज़म के रोल को इन्हेंस किया गया, क्योंकि जो जितनी भी इससे पहले पावर्स थी ना 8th अमेंडमेंट में, वो प्रेसिडेंट को दे दी गई थी, सदर को दे दी गई थी। जैसे कि अपॉइंटमेंट्स की जो पावर्स थी, जो अपॉइंटमेंट्स जजेस की हो या जो अपॉइंटमेंट्स गवर्नर की हो या किसी और तरह की भी अपॉइंटमेंट्स ना, वो सारी पहले प्रेसिडेंट को दे दी गई थी। तो उससे लेके ना वो दोबारा से वज़ीर आज़म को दे दी गई और इस तरह से इसके रोल को इन्हेंस किया गया। अब जी जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स नहीं करेगा, लेकिन उनके जो अपॉइंटमेंट लेटर्स है ना, उन पे साइन प्रेसिडेंट ही करेगा। लेकिन जो एडवाइस है ना, वो वज़ीर आज़म की होगी कि इसको अपॉइंट करना है। वो उसके बगैर वज़ीर आज़म के जो है एडवाइस के बगैर वो अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता किसी की, ना किसी लेटर पे साइन कर सकता है।
इसके बाद ही जो सबसे बड़ा इसका की फीचर था वो ये था कि प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई थी और कंकरेंट लिस्ट को एबॉलिश किया गया था। हमारे यहाँ पे ना इससे पहले जो थी वो 3 तरह की लिस्ट थी, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास फेडरल लिस्ट आ जाती है, उसके बाद प्रोविंशियल लिस्ट आ जाती है और उसके बाद कंकरेंट लिस्ट आ जाती है। तो ये 3 हमारे पास पहले लिस्ट थी, जिसमें फेडरल जो है जो वफाकी कानून है वो फेडरल जो गवर्नमेंट है वो बनाएगी, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो अपने जो प्रोविंस के कानून है वो कुछ वो बनाएगी, और एक कंकरेंस लिस्ट थी जिसमें जो फेडरल और प्रोविंसेस है ना वो मिल के अपने कानून बनाएंगे। लेकिन इसमें मेजोरिटी ये होता था कि कंकरेंट लिस्ट में कि कोई भी ऐसा बात आती थी या रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन की या कोई कानून बनाने की ना, तो वो ज़्यादा फेडरल की ही मानी जाती थी और प्रोविंसेस की एडवाइस को इग्नोर किया जाता था। तो इसलिए इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को ख़त्म किया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को बढ़ाया गया, कंकरेंट लिस्ट को ख़त्म किया गया, क्योंकि इसमें फेडरल का ही ज़्यादा रोल होता था। तो इस तरह से प्रोविंसेस को ज़्यादा रोल दिया गया। मतलब जो एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स हैं, जो हेल्थ के डिपार्टमेंट्स हैं और डिपार्टमेंट्स हैं, उसकी जो भी सुपरवाइज़र हैं, जो भी उसके रिसोर्स वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारी प्रोविंसेस के हाथ में आ गई थी। इसके बाद ये आर्टिकल 52 क्लॉज बी के तहत ना इसको रिस्टोर किया गया। इसके तहत ये था पहले ये जो पावर थी ना इसकी आर्टिकल 52 बी की इसकी प्रेसिडेंट के पास थी, सदर के पास इसकी पावर थी, और इसके तहत जो है ना असेंबलीज जो है ना वो डिज़ोल्व कर सकता है। लेकिन ये पावर फिर 18th अमेंडमेंट में सदर से ले ली गई और ये वज़ीर आज़म को दे दी गई, और इसके पावर के तहत अब जो असेंबलीज है ना वो डिज़ोल्व करने का हक़ किसके पास चला गया, वज़ीर आज़म के पास चला गया, और इससे वज़ीर आज़म की और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो पावर है उसको इन्हेंस किया गया। नेक्स्ट ये इसमें NWFP का नेम चेंज करके KPK रखा गया। बलूचिस्तान और सिंध के जो स्पेलिंग्स थे इससे पहले 18th अमेंडमेंट से पहले वो थे कि बलूचिस्तान में ओ की जगह यू इस्तेमाल हुआ था, और सिंध में एज की एडिशन थी। सिंध के पहले स्पेलिंग SIND थे, तो इसमें एज की एडिशन की गई थी, तो इसके स्पेलिंग्स चेंज किए थे इन दोनों प्रोविंसेस के। इसके बाद फाटा जो रीजन था ना इसके पॉलिटिकल पार्टीज़ को तब जो है वो रिप्रेजेंटेशन दी गई थी, इसको अलाउ किया गया था ये इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। इससे पहले अब तो जो फाटा है वो KPK का हिस्सा है ना, तो इससे पहले जब ये हिस्सा नहीं था तो इसके पास रिप्रेजेंटेशन भी नहीं थी, तो इसके तहत इसके पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। करें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की, तो उसमें ये हुआ था कि जो PM है उस वज़ीर आज़म है जो उसका चेयरमैन होगा, और उसकी जो मीटिंग है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की वो एवरी 90 डेज़ में होगी, ठीक है। इसका मेन फंक्शन ये था कि जो फेडरल में और प्रोविंशियस में ना जो भी कोई इख्तलाफात होंगे तो उसको इस मीटिंग में सॉल्व किया जाएगा। इस काउंसिल का ये मेन फंक्शन था। जितने भी इनके दोनों के इख्तलाफात होंगे, जितने भी इनके डिस्प्यूट्स होंगे, या जितने भी और भी इनके जो मसले मसाइल हैं आपस में वो होंगे, वो इस मीटिंग्स में बाहमी मुशावरत से सॉल्व किए जाएंगे। उसके बाद जी वही प्रेसिडेंशियल पावर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। इसकी अपॉइंटमेंट्स ये अब खुद से नहीं कर सकता, जो है उसकी वज़ीर आज़म की एडवाइस पे ही करेगा। इस तरह इसकी जो पावर है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया। उसके बाद जी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में आर्टिकल मुतारिफ़ करवाया गया और उसकी अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया, और इसमें यह बताया गया कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है ना उसके जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नमेंट और अपोजिशन मिल के करेगी। जो इसके कमेटी का हिस्सा बनेंगे उसमें गवर्नमेंट के भी मेंबर्स होंगे, उसमें अपोजिशन के भी मेंबर्स होंगे, और वो फिर मिल के चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का जो इंतखाब करेंगे। पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि एक वज़ीर आज़म की जो हुकूमत है ना वो सिर्फ 2 दफ़ा रह सकती है, कंसेक्टिव टाइम में 2 दफ़ा रह सकती है। मतलब जैसे एक वज़ीर आज़म ने अपने 5 साल हुकूमत के कंप्लीट कर लिए, तो नेक्स्ट 5 साल भी उसी की हुकूमत आ जाती है, तो उसने वो भी कंप्लीट कर लिए, तो वो इसके बाद अगले 5 साल के लिए वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। तो इस जो रिस्ट्रिक्शन थी इसको ख़त्म किया गया था। इसके बाद ये कहा गया था अगर कि वो अपनी 2 टर्म की कंसेक्टिव टर्म्स की हुकूमत कर लेता है, उसके बाद वो 5 साल दोबारा से भी करने का वो एलिजिबल होगा उसके लिए।
नेक्स्ट जी इसमें हाई ट्रीज़न की बात की गई कि हाई ट्रीज़न आर्टिकल 6 के तहत कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेगा या उसको उसमें किसी भी किस्म के उसके ख़िलाफ़ जाएगा या और कोई भी चेंजेस करने की कोशिश करेगा तो उसके ख़िलाफ़ हाई ट्रीज़न का आर्टिकल लगाया जाएगा। और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस आर्टिकल का जो भी है ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इस आर्टिकल के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। पहले ये होता था कि जो आर्मी के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लगते हैं ना कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास जाके ना तो अपने मुताबिक कानून चेंज करवा लेते थे, तो वो नहीं होगा अब। और जो भी करेगा तो उसके ख़िलाफ़ हाई ट्रेज़न का ये आर्टिकल लगेगा। इसके बाद जी इस अमेंडमेंट में फ्री एजुकेशन की बात की गई कि 5 से 16 साल के जो भी बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन स्टेट की तरफ से दी जाएगी। फिर जी इसमें आर्टिकल 160 के तहत नेशनल फाइनेंस कमीशन एनएफसी के रोल को इन्हेंस किया गया। उसके बारे में बताया गया कि जो एनएफसी है ना ये फेडरल और प्रोविंसेस में ये पाबंद होगी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के। जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी मामलात होंगे वो एनएफसी करेगा। और जो टैक्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन है या और जो रिसोर्सेज है ना मतलब फाइनेंस रिलेटेड जो भी कुछ है ना वो एनएफसी करेगा। आर्टिकल 34 के तहत ना ये बात को यकीनी बनाया गया कि जो औरतें हैं उनका एवरी फील्ड में उनकी पार्टिसिपेशन ज़रूरी होगी। वो अपनी जो भी फील्ड वो चूज़ करना चाहें, उसमें काम करना चाहें, उसमें पढ़ना चाहें, वो कर सकेंगी। इसके अलावा जी हर असेंबली में या इलेक्शन प्रोसीजर में वुमेंस का जो रोल है वो इन्हेंस किया गया। उन्हें 5% डायरेक्ट वोटिंग का रोल वो कोटा इनका जो है वो मुतारिफ़ करवाया गया कि भाई औरतों ने भी वोटिंग करनी है। नेक्स्ट ये है कि सेनेट के रोल को इन्हेंस किया गया। 23 सेनेटर्स जो हैं वो हर प्रोविंस में से इलेक्ट किए जाएंगे। राइट ऑफ फेयर ट्रायल का आर्टिकल मुतारिफ़ करवाया गया आर्टिकल 10A के तहत। और राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का आर्टिकल मुतारिफ़ करवाया गया आर्टिकल 19A के मुताबिक कि हर शहरी को जो पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी लॉ बन रहा है या कोई भी और चीज़ हो रही है उसकी इन्फॉर्मेशन लेने का उसे हक होगा। तो ये जी सब कुछ था थोड़ा थोड़ा 18 अमेंडमेंट के बारे में, जो उसके मेन फीचर्स थे और उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री। तो यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।